नमस्ते। गर्भपात से मातृत्व तक एक सफल यात्रा, इस श्रृंखला का अगला यानी दूसरा अध्याय मैं प्रस्तुत करने जा रही हूं। आज का विषय है गर्भावस्था और उसके महत्वपूर्ण चरण। मेरा नाम डॉक्टर मुग्धा राउत है। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूं। हमारा मुंबई में एक विशेष केंद्र है जो डॉक्टर राउत सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव इम्यूनोलॉजी के नाम से प्रचलित है। जिन महिलाओं का बार बार गर्भपात हो जाता है या जिनका आईवीएफ इलाज यानी टेस्ट ट्यूब बेबी के तरीके से मातृत्व प्राप्त करने में विफलता मिलती रहती है, हम ऐसी स्त्रियों का इलाज इस केंद्र में करते हैं और उसके लिए हम लिम्फोसाइट इम्यूनाइजेशन थेरेपी और अन्य इम्यूनोमॉड्यूलेटरी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। इस विषय को चुनने के पीछे एक खास वजह है। एक बार एक दंपति हमारे पास आए थे। उनको शादी के बाद कई प्रयत्नों के बाद भी कोई संतान नहीं हो सकी थी। इस कारण उन दोनों ने टेस्ट ट्यूब बेबी रखने का फैसला किया। टेस्ट ट्यूब बेबी के पहले ही प्रयास में उनको सफलता मिली। प्रेगनेंसी टेस्ट का परिणाम पॉजिटिव आया। सभी खुश हो गए। लेकिन गर्भावस्था के 1.5 महीने बाद भी भ्रूण का विकास जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ और गर्भपात हो गया। लेकिन पहला प्रयास शुरुआती तौर पर सफल रहने के कारण उन दोनों ने फिर से दोहराने का फैसला किया। पहली बार के जैसे ही उनको दूसरे प्रयास में भी गर्भधारण की सफलता मिली, मगर प्रथम बार हुए नापसंद अनुभव का पुनरावर्तन हुआ और 1.5 महीने बाद फिर से गर्भपात हुआ। ऐसा उस दंपति ने 6 बार प्रयत्न किया। आईवीएफ के उपचार द्वारा गर्भधारण हो जाता था, परंतु 6 के 6 बार गर्भपात होता रहा। आइए इस परेशान करने वाली परिस्थिति को विस्तार से समझें। अगर किसी महिला को गर्भावस्था नहीं टिकती है तो उसके गर्भपात हो जाने के कई कारण हो सकते हैं। इन कारणों को जानने और समझने के लिए गर्भावस्था के महत्वपूर्ण चरणों को जानना बेहद जरूरी है। आज हम कुछ ऐसी ही मूलभूत बातों और कारणों पर चर्चा करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इस प्रक्रिया का पहला चरण क्या है। पहले चरण में जब गर्भधान के लिए स्त्री बीज और शुक्राणु का मिलन की प्रक्रिया आरंभ होती है, तब भ्रूण अस्तित्व में आता है। इस मिलन की पूर्ण प्रक्रिया के लिए संपूर्ण विकसित स्त्री बीज और उच्च गुणवत्ता वाले शुक्राणु की आवश्यकता होती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि गर्भाशय और योनि मार्ग स्वस्थ और सामान्य परिस्थिति में होने चाहिए। इसके साथ गर्भनलिकाएं भी, जिसे फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, अच्छी तरह से खुली होनी चाहिए। यदि यह सब ठीक परिस्थितियों में होता है तो गर्भधारण से गर्भावस्था प्राप्त हो सकती है। सामान्यतः प्राकृतिक गर्भधारण फैलोपियन ट्यूब में होती है, जिसके बाद भ्रूण फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय में प्रवेश करता है। वहां योग्य स्थान प्राप्त कर वह अपनी जगह कायम कर लेता है। यदि इन 3 कारणों में से एक या अधिक के साथ किसी भी प्रकार की समस्या है तो भ्रूण जीवित नहीं रह सकता है और यह बांझपन का कारण बन सकता है। अब देखते हैं दूसरा चरण क्या है।
गर्भधारण अथवा फर्टिलाइजेशन के बाद दूसरा चरण है गर्भ का विकास। यह अवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि भ्रूण संयोजित होने के बाद अंकुरित नहीं होगा तो क्या अर्थ है? जैसा कि मैंने पहले बताया, एक संयोजित भ्रूण गर्भाशय में प्रवेश करता है। गर्भाशय का एक आंतरिक आवरण होता है जिसे डेसिडुआ कहा जाता है। यही वह जगह है जहां भ्रूण गर्भावस्था के पूर्ण समय तक रहकर विकसित होता है और एक जीव का रूप धारण करता है। यह एक विशेष प्रक्रिया है और इसमें एक महिला की इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली और हार्मोन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा काम करता है। प्रतिरक्षा प्रक्रिया में कुछ रसायनें होती हैं जिन्हें साइटोकाइन के नाम से पहचाना जाता है। इसके अलावा टी रेगुलेटरी नाम की पेशियां होती हैं। इन दोनों के मदद से भ्रूण मां के शरीर के अनुकूल होकर स्वीकृत हो जाता है। अब यह बात को थोड़ी आसान तरीके से समझ लेते हैं। गर्भ धारण करने हेतु 4 प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहला, गर्भ बीज और शुक्राणु की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, गर्भाशय का अंदरूनी हिस्सा निरोगी होना चाहिए। तीसरा मुद्दा कि हार्मोन्स का उत्पादन ठीक से होते रहना चाहिए। और चौथा, प्रतिरक्षा शक्ति में जरूरी परिवर्तन ठीक से होते रहने चाहिए। इन चारों प्रक्रियाओं का संयोजन संतुलित मात्रा में होता है तो गर्भ का विकास बढ़िया तरीके से होता है और उसकी जरूरी व नियत वृद्धि होती रहती है। अगर इस प्रक्रिया में कमी रह जाती है तो ऐसे भ्रूण का विकास नहीं हो सकता है और इसे निष्फल आरोपण या इम्प्लांटेशन फेलियर कहा जाता है। यह एक मुख्य कारण है कि एक स्त्री प्राकृतिक मातृत्व हासिल कर नहीं पाती अथवा महिलाओं के टेस्ट ट्यूब बेबी के उपचार प्रयत्न भी अक्सर विफल हो जाते हैं। इसके पीछे कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम का एक अति महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके कारण नकारात्मक परिणाम की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब बात आती है अगले चरण की, जो है तीसरा चरण। तीसरा चरण यानी गर्भावस्था रहने की पहली तिमाही, जिसे प्रथम ट्राइमेस्टर भी कहते हैं। भ्रूण के पूर्ण विकास के लिए यह अवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब गर्भाधारण होता है तो भ्रूण एक एकल कोशिका के रूप में होता है, जो आगे जाकर कई कोशिकाओं में पनपना शुरू होता है और विकसित होता है। जब भ्रूण विकसित होने लगता है तो कई कोशिकाएं बनने लगती है, लेकिन उस समय भ्रूण के अलग अलग हिस्से बने नहीं होते हैं। गर्भावस्था के इस तीसरे चरण में भ्रूण आकार लेना शुरुआत करता है, अर्थात भ्रूण के बाहरी अंग जैसे कि सिर, छाती, पेट, हाथ, पैर और आंतरिक अंग जैसे दिमाग, हृदय, फेफड़े, गुर्दे आदि बनते हैं। और तीसरे महीने के अंत तक भ्रूण हर तरह से शारीरिक रूप धारण कर लेता है। फिर अगले 6 महीने में वह उसी तरह परिमाणित विकास करता है, मगर उसके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आता। और इस वजह से ही यह चरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर भ्रूण को कोई भी नुकसान हो तो गर्भपात या विकृति का भय रह सकता है। इसलिए इन 3 महीनों में
एक महिला को खास ध्यान रखना पड़ता है। इस अवधि के दौरान कुछ दवाएं वर्जित होती हैं क्योंकि वे भ्रूण को नुकसान पहुंचा सकती है। इस समय के दौरान इम्यूनोलॉजिकल प्रतिक्रिया होने की अधिक संभावनाएं होती हैं। इसलिए इस स्तर पर गर्भपात होने की संभावना अधिक होती है। अब आती है चौथे चरण की बात। आइए समझते हैं क्या है चौथा चरण। गर्भावस्था के शेष 6 महीने भ्रूण की चौथी और अंतिम अवस्था होती है। यह चरण पूरी तरह से गठित भ्रूण के साथ शुरू होता है। अगले 6 महीनों के दौरान भ्रूण बढ़ता है, भ्रूण का वजन बढ़ता है, आंतरिक अंग काम करना शुरू करते हैं, फेफड़े परिपक्व होते हैं और बच्चा बाहरी दुनिया में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है। कुछ चीजें हैं जो इस अवस्था से ठीक से गुजरने के लिए महत्वपूर्ण होती है, जो है मां की ओर से भ्रूण को मिलने वाले रक्त प्रवाह की मात्रा, मातृपोषण, मां के अन्य रोग जैसे कि मधुमेह, रक्तचाप, गुर्दे से संबंधित रोग और गर्भाशय के रोग जैसे फाइब्रॉइड या प्लेसेंटा संबंधी बीमारियां। इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भ्रूण के विकास को भी प्रभावित कर सकता है और कभी-कभी बच्चे के जीवन को खतरे में भी डाल सकता है। अब तक हमने गर्भावस्था के विभिन्न चरणों के बारे में सुना और समझा। इन चरणों को जानने का महत्वपूर्ण कारण यह है कि प्रत्येक चरण जटिलताओं या विफलन का कारण बन सकता है और परिणाम स्वरूप गर्भपात का कारण बन सकता है। प्रत्येक चरण में गर्भपात के अलग अलग कारण हो सकते हैं और यदि आप प्रत्येक चरण के बारे में जान लेते हैं तो गर्भपात के कारण का पता लगाना और उसे होने से रोकना आसान हो जाएगा। फिर इसका सफलतापूर्वक संरक्षण और इलाज किया जा सकता है। हमारी इस गर्भपात से मातृत्व तक एक सफल यात्रा इस श्रृंखला की अगली कड़ी का विषय है गर्भरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन और उसकी विफलता के कारण। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इसे शेयर करना मत भूलिए। आपके एक शेयर से बहुत सारे लोगों का फायदा हो सकता है। आप हमारी हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन का नंबर है 9833201522। आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं www.icprm.in। जल्दी मिलते हैं अगली कड़ी के साथ। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।